सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, 10 मई के बाद एक बदला हुआ पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान जिसने जंग जीती है, वो पाकिस्तान जो जंग में फतहयाब हुआ है, वो पाकिस्तान जिसने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब ऐसे में सीज़ फायर हो गया, हमें आपको सबको पता है, लेकिन सीज़ फायर गैर मशरूत नहीं था। सीज़ फायर मशरूत था, उसमें दो तीन चीज़ें हमें बात हुई थी। सबसे बढ़कर तो मसला कश्मीर को हल करने की बात हुई थी, अमेरिका का सालिसी का किरदार अदा करने की बात हुई थी, पाकिस्तान भारत टेबल पे आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, इस पर बात हुई थी, और सबसे बढ़कर जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ था भारत ने, उसको रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन ये मामलात अभी वहीं पर हैं, इसमें कुछ पेशरफ्त होनी है, और दोनों ने, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, जो सिफारती महाज है, जो डिप्लोमेसी वाला जो है एक डिप्लोमेटिक फ्रंट है, उसको संभाल लिया है। इसी सिलसिले में हमारे वज़ीर आज़म आज टर्की गए हुए हैं, और उसके बाद एक डेलीगेशन है जिसने मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा करना है, लाइकवाइज इंडिया। लेकिन मामलात जो हैं वो अब काफ़ी मुख्तलिफ है। जो चीज़ें हमें तय करनी है वो अब होंगी, कब होंगी? जब हम बात करते हैं बदले हुए पाकिस्तान की, तो एक तब्दील शुदा पाकिस्तान में मज़ीद तब्दीली की आवाज़ें भी सामने आ रही हैं, जैसा कि ख़ास तौर पर पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई के मामलात किस तरह से सेटल होंगे। पीटीआई कहती है कि जी हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी सियासी जमातें हैं, आपने उनसे बात करनी है, हमारा सियासत में कोई रोल नहीं है। दूसरी तरफ जब हम बदली की बात करते हैं, तो क्या अब राय आ रही है कि पीटीआई को भी इस बदले हुए पाकिस्तान में अपना सख्त गिर मौक़िफ़ थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा नरम करने की ज़रूरत है, एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत है। लेकिन क्या पीटीआई और पीटीआई के बानी चेयरमैन इसके लिए तैयार हैं? इस पर और कुछ मज़ीद चीज़ों पे आज गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं, डायरेक्टर राशिद वली जंजुआ साहब, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके टाइम का। इसी तरह से शौकत यूसुफजई साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई केपी, आपके प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करती हूँ। ठीक है, सिफारती महाज हमने जो है उस पर हमने पूरी अपनी तैयारी कर ली है, शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बाद अब ये मामला हो गया, 10 मई को हम जीत गए, सीज़ फायर हो गया। अब वो जो हल तलब मसाइल हैं, चाहे उसमें इंडस वाटर ट्रीटी है, चाहे उसमें मसला कश्मीर है, मुज़ाकरात का आगाज़ है पाक भारत, ये खुशखबरियाँ कब तक सुनने को मिल सकती हैं और क्या मुश्किलात दरपेश हैं? देखिए, अभी तो जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको जारी रखने का फैसला किया है भारतीय क़यादत ने, मगर वो ये उनकी सियासी नारेबाजी लगती है, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हैं और ये नहीं चाहते मोदी साहब के उनकी जो पॉपुलेशन है, जिसका इन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशन थ्रेशोल्ड बहुत बुलंद कर दिया था, तो अब वो उनसे पूछे और उसकी जवाबदेही हो और वो कोई सेटबैक हो बिहार के इलेक्शंस में। मगर उसके बावजूद जिस तरीके से इन्होंने लॉन्ग टर्म वो देखते हुए मुफादात ये पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया, और उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो जो हेट फील्ड है, वो तो उसी तरह मौजूद है। वो तकब्बुर, वो घमंड, वो ह्यूब्रिस, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। और जब तक कोई जौहरी तब्दीली नहीं आती उनके रवैये में, और बीजेपी का जो लिंकेज है आरएसएस के साथ, वो रहेगा। और जब तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आती जो इस पूरे नज़रिए को और इस पूरे बयानिए को चैलेंज करे, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात रहेंगी। जो आबी जारियत भारत करने का सोच रहा है और उस पर जो सिंतास माहिदे से इखराज है, ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। और साथ साथ जो दहशतगर्दी का उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है। अब रवायती जंग हारने के बाद उन्होंने ये रीडबल कर दी हैं ये कोशिशें कि केपीके में जो टीटीपी है और बीएलए है बलूचिस्तान में, तो प्रॉक्सी वॉरफेयर के ज़रिए वो अहदाफ अभी हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के। तो ये जितनी भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं वो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा इस वक्त दुनिया को एक वार फटीग थी, इसलिए पाकिस्तान के बयानिए को सराहा गया और भारत का साथ दुनिया ने नहीं दिया जिस तरीके से वो चाहते थे।
मगर इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया एंटी भारत हो गई है। हाँ। जब हम ये तज़किया लेके जाएंगे सिंतास मुआहदे का, तो उसमें हमें सही चैलेंज होगा कि हम कैसे भारत के उस बयानिए को चैलेंज करें और उसको फोर्स करें नेगोशिएटिंग टेबल पे कि पहले तो वो इसको दोबारा ज्वाइन करे, क्योंकि अगर इसके फ्रेमवर्क से वो निकल ही गया है तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि ना वो हमसे डेटा शेयर करेगा, ना हमारे जो एतराज़ात हैं जो उसके टेक्निकल नौइयत के उनके आबी मंसूबों पे वो उस पर कोई कान धरेगा। तो ये चीज़ें करने के लिए हमें लगातार बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ इंगेज किए रखना है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो इसका फैसिलिटेटर है वो भी तो आलमी क़ुव्वतों के ज़रिए असर है। हाँ, लेकिन आपने ये भी देखा कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसको सस्पेंड करने का तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं, इधर आप इसको रीराइट करें या आप इसको नल एंड वाइड करें। तो मेरा ख्याल है वेल लेट्स सी कि हम आगे जाके इस पे क्या चीज़ें सामने आती हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, जो टेररिज्म के हवाले से और जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि एक प्रॉक्सी वॉर डेफिनेटली अगर उनके इलेक्शन है तो वो चाहेंगे अनरेस्ट करना चाहेंगे, टेररिज्म पे अपना काम, और फिर हमने देखा भी कि तालिबान को के साथ एक उन्होंने राब्ते बहाल किए, कुछ मुलाकातें हुई, कोई नेक्सस बनाने की कोशिश की, और केपी हो गया या बलूचिस्तान हो गया, ये बड़ा इसका टारगेट रहा है, एक सॉफ्ट टारगेट भी हम जिसको कह सकते हैं। क्या तैयारी है आप लोग की, आपकी हुकूमत है सर वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया। मेरे ख्याल से इंडिया जो है ना उस पर वो तो पहले से मालूम है, उनके जो रवैया है या उनके जो इरादे हैं इंडिया के वो तो बड़े क्लियर है। उनका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, वो उस पर लगा हुआ है, आज से नहीं बहुत पहले से। ये जो रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, इससे पहले बलूचिस्तान में हुए, फिर इस तरह केपी के अंदर हम तो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते रहे ना अपने तौर पे कि जी इसमें इंडिया का हाथ इंडिया मुलविस है, लेकिन हमने क्या किया है? सिफारती तौर पे हम कितने कामयाब हुए हैं? क्या हमने जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो आलमी क़ुव्वतें हैं, उनको किस हद तक हमने मुतमईन किया है और सबूत लेकर हम गए हैं? जब पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद हमने चीखना शुरू किया कि जी हमारे पास भी सबूत मौजूद हैं, तो हम पहले से क्यों नहीं सबूत लेकर गए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम आज ये कह रहे हैं, हमारे जनरल साहब कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो प्रॉक्सी वार से अब तो बहुत आगे निकल रहा है ना, अब तो डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि जी टीटीपी के साथ उनके मायदे तरह BLA के साथ और उनके ज़रिए वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहता है। तो इसका मकसद फिर ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ खुशियाँ मना रहे हैं और हम यही कर रहे हैं कि जी हम तो जीत गए हैं। तो हमारी क्या तैयारी है, तो गवर्नमेंट जो है वो बता सकती है कि उनकी क्या तैयारी है। अब सिर्फ यही एक दूसरे को मुबारकबाद देने हैं या इससे आगे भी जाना है? नहीं, मेरा ख्याल है इससे आगे माज़रत साहब, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, इससे आगे जाने वाली बात है ना, जो वज़ीर इसहाक़ डार साहब पहले चाइना गए, वज़ीर आज़म टर्किया गए, फिर एक डेलीगेशन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में, वो यूरोप का। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो तो हमारे साथ खड़े हैं ना। इस वक्त जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है वो आपके पास सिंतास का मायदा है। सिंतास जिस तरह जनरल साहब ने बड़ी वजाहत से, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन सिंतास मुद्दे को हमने कैसे रोकना है कि ये कायम रह सके। अगर ये कायम नहीं रहता तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे, हमारी क्या पोजीशन होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसके लिए एक मौसर आवाज़ की ज़रूरत है, मौसर विजन की ज़रूरत है कि आप जाके आलमी फोरम के ऊपर बात करें और लोगों को और दुनिया को कायल कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं इस पे शॉर्ट कमेंट्स ले लूँ ब्रिगेडियर साहब से, फिर आपकी तरफ आती हूँ। PTI की स्ट्रैटेजी और बैक फुट पे जाने की क्या ज़रूरत है, नहीं है, आप क्या समझते हैं? ब्रिगेडियर साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड जो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं देखिए, वो तो उन्होंने यही कहा ना कि हमें अभी इस अमर की ज़रूरत है कि जो दीगर ममालिक हैं जो हमारे हलीफ नहीं हैं उनको भी विन ओवर किया जाए। तो यस, ये चैलेंज है, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आलमी सतह पे मेरा ख्याल है ये कोशिशें भी जारी हैं। अभी ये जो ट्राइलैटरल एक फोरम है जो पहले से मौजूद है, जिस पे बात होती रही थी, मगर चाइना इतना उसमें मुतहरक नहीं था, वो रूटीन पे वो मीटिंग्स होती थी और अफगान अबूरी हुकूमत भी उससे पहलू तय करती थी, अपने जो कमिटमेंट्स थी। मगर इस मरतबा जो मीटिंग हुई है वो खासी हौसला अफजा है और उसमें चीन ने बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा किया है और अफगान अबूरी हुकूमत को ये बावर करवाया है कि देखिए, अगर चाइना CPEC को हम लिंक करें अफ़गानिस्तान में, ट्रांस अफ़गान जो कॉरिडोर है या अफ़गानिस्तान में जो मंसूबे हैं,
तो उसमें उनका फायदा है और उसके लिए उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक उम्मीद है उस तरफ। और दूसरा जो आपको जाहिर है, एक अमेरिका एक आलमी कुव्वत है और वो जो ग्लोबल पावर कंटेस्टेशन में उसका बड़ा किरदार है, और भारत इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है वह क्वाड का मेंबर है उसमें हमें देखने की जरूरत है कि अमेरिका के साथ अभी चूंकि कदर ने तो एंटी वॉर किरदार अदा किया है, मगर वहाँ को जितनी ब्यूरोक्रेसी है, उनके लॉन्ग टर्म मुफादात हैं भारत के साथ, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो खतरा हमारे लिए टला किसी तौर पे नहीं है। इंटरनली अलबत्ता हमने खुद लड़ना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज हमने वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। उसको अगर मल्टी डोमेन हमने टारगेटिंग करनी है दहशतगर्दी को, तो उसमें काइनेटिक्स तो एक उसकी डायमेंशन है which is very important। ब्रिगेडियर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने ये इंटरनली हमें खुद लड़ना है और हमें एक साथ होना है, लेकिन एक साथ होने में और कौमी यकजहती के लिए अभी कुछ मराहिल हैं जो हमने तय करने हैं। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब से पूछूं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, अब वो 10 मई से के पहला पाकिस्तान, 10 मई के बाद वाला पाकिस्तान मुख्तलिफ पाकिस्तान है। यहाँ पे हमें यूनिटी की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे हमें यकजहती की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, रियासत के साथ, फ़ौज के साथ, हुकूमत के साथ खड़े होने की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। तो PTI के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लचक दिखाएं, कहीं ना कहीं कुछ बैकफुट पे आएँ, थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ को सॉफ्टन करें ताकि आगे बढ़ें। देखिए, मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ना, ये तो तब ख़त्म होगी जब हुकूमत अपनी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ वो ख़त्म करेगी ना। एक तरफ आप कौमी यकजहती की बात करते हैं, तो वो तो हमने साबित कर दिया। हमारे जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उसने ऑलरेडी कह दिया है कि जी मतलब मुबारकबाद भी दी, और उन्होंने हमेशा ये बात की कि जी हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, और साबित भी किया। जो जिसको डिजिटल दहशतगर्द कहते थे, वही डिजिटल दहशतगर्द जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ शुरू हुए, और उन्होंने मीडिया जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो जंग लड़ी, पाकिस्तान के लिए लड़ी ना। उसके बाद आप देखें कि इस वार के दौरान पूरा पाकिस्तान अपने फ़ौज के साथ खड़ा हो गया, उसमें PTI शामिल थी। तो उसके बाद कौमी यकजहती की जो बात हो रही है, वो तो फिर डिपेंड करती है हुकूमती रवैये के ऊपर। नहीं तो हुकूमती रवैये पे तो तब डिपेंड करती है ना जब आप हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात का आगाज़ करें, उनके साथ बैठें। वो कहते हैं बैठें, आप कहते हैं नहीं बैठेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम आपसे बात नहीं करेंगे, फिर वे आउट क्या है सर? तो ये मुज़ाकरात के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। हुकूमत जो एनवायरनमेंट बना रही है ना, कि आप अभी तक आप अगर कोई PTI की बात करता है पंजाब में, तो उनके घर पे रेड किया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, उनको ज़दुकोब किया जाता है, बेगुनाह लोगों को जेलों में रखा गया। तो इनकी तरफ से क्या मतलब पेशरफ्त हुई है गवर्नमेंट की तरफ से? इसके बावजूद आपने देखा कि इंडिया ने हमारे 34-36 लोगों को शहीद कर दिया, उसके बाद भी आप फ़ौरन बैठ गए उनके साथ मुज़ाकरात के लिए। आप उनसे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान के साथ आप बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आप इमरान खान को पैरोल पर रिहाई करने के लिए भी तैयार नहीं है, ताकि वो आए और कोई नेशनल कंसेंसस बना सके। तो क्या मतलब इस तरह के रवैयों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि आपको नहीं याद है? मैं ज़रा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब से इनकी राय ले लूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये जो इनके ग्रीवेंसेस हैं, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जो फरमा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? प्लस ये कि क्या आपके पास तजावीज़ हैं मूव ऑन करने के लिए, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, इस पे तो कोई सियासी एक्सपर्ट ही कमेंट कर सकता है। बहरहाल मैं तो यही कह सकता हूँ कि जब यूनिटी हो, इत्तेफाक हो, तो जंगें तो अक़वाम ही लड़ती हैं, और इस बार हमारी कौम ने ये साबित किया है। और इसी तरह की यगानगत की हमें ज़रूरत है। सियासत इज़ अबाउट गिव एंड टेक, और उसमें तो अपने अपने इस्टेब्लिश्ड पोजीशन से आगे हट के सोचना पड़ेगा कौम के लिए। और ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं जब यू सिट ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल, और गिव एंड टेक होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव वो ये है कि उसके लिए आपको एक दूसरे की जो एक नफ़रत की वो एक हद है, जो पहले डिजिटल स्पेसेस पे थी, उसको हवा दे रही थी। एक अच्छी चीज़ ये है कि इस एपिसोड ने, ये जो 4 दिनों की, मैं तो उसको जंग ही कहूँगा, इसने ये साबित किया है कि हम जब उसका रुख किसी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मोड़ते हैं, तो पूरी कौम में बावजूद इसके कि वो सियासत का एक मुखासमत जारी रहती है,
मगर वो सियासी महाज पे होती है, मगर वो एक पॉजिटिव एनर्जी की लहर दौड़ जाती है। मेरा ख्याल है इसी स्पिरिट की जरूरत है आपको। लेकिन उसके साथ साथ सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ जिस तरह से पीटीआई है, उनके ग्रीवेंसेस है और बहुत ग्रीवेंसेस उनके जायज़ भी हैं, बहुत सारी शिकायतें उनकी जायज़ भी हैं, लेकिन क्या आप ये ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर जो नेगोशिएशंस की बात होती है गवर्नमेंट के साथ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट के साथ ये करें अपने मौक़िफ़ से या सख्त मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटें, या गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं इनको वो स्पेस दें, वो इन्वायरमेंट बनाएं? देखिए, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं या हम एक डिजोरे रियलिटी की, तो तमाम सियासी पार्टियों को उस तरफ जाना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, ब्यूरोक्रेसी, वो गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, तो मुल्क जो बातचीत तो बाहर तौर पे गवर्नमेंट के साथ करनी चाहिए ना, ताकि उसमें जब आपका कोई भी ग्रीवेंसेस हो किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हो, तो उसका इजाला उस वक्त हो सकता है जब आप डिजोरे जो पावर सेंटर है उसके साथ बात करें। ठीक है। और मेरे तो ख्याल में दैट इज़ द वे टू गो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शौकत यूसुफज़ई साहब, मैं फिर कह रही हूँ कि हो सकता है आपके बहुत हो सकता है ना, यकीनन आपकी बहुत सारी शिकायतें जायज़ होंगी, ग्रीवेंसेस आपके जायज़ होंगे, बट जब मुज़ाकरात की, देखिए मैं आप मेरे साथ टॉक शो कर लें, 10 और कर लें, हुकूमती शख्सियात कर लें, मामला यहाँ तय नहीं होने, यहाँ इज़हार होना है, लेकिन क्या अच्छा हो कि आप लोग बैठ जाएँ एक टेबल पर और उसके बाद जो फिर आप ना कंटिन्यू करें अगर आपकी ना सुनी जाए, लेकिन कम से कम एक दफ़ा बैठे तो सही, फिर आप अपनी शिकायतें, अपने इश्यूज़, अपने ग्रीवेंसेस, तमाम चीज़ों का वहाँ पर जिक्र करें, उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं, फिर देखते हैं कि अगर वो सुनती है तो फिर आप आगे बढ़ें, नहीं सुनती तो ठीक है वापस अपनी पोजीशन ले लें। ये कोई बेहतर आइडिया नहीं होगा सर? देखें, ये अगर आप गवर्नमेंट से बात करें ना, तो उनके जितने वफाकी वज़रा हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या प्रेस टॉक करें, उन सब में वो अभी तक वो यही कह रहे हैं कि जी पीटीआई जो है ये इंतशारी जमात है, पीटीआई के लीडर जो है वो इंतशारी हैं, दहशतगर्द हैं। आज भी अगर आप देखें इंसदादी दहशतगर्दी की जितनी भी अदालतें हैं, उनमें जितने भी केसेस हैं वो तो पीटीआई के हैं। तो क्या ये एस्टेब्लिश हुआ है कि पीटीआई वाकई दहशतगर्द है? तो अगर वो दहशतगर्द है तो फिर दहशतगर्दों से बात क्यों सर? इनको ही वज़ीर आज़म ने खुद ने मुज़ाकरात की दावत दी ना, बैठ जाएं। अगर वो नहीं है, आपके पॉलिटिकल लोग हैं, आप उनको पॉलिटिकल हैसियत से आप बात करें ना। अगर आपके वज़रा, अगर एहसन इकबाल जैसा बंदा अगर वो टीवी पे आके ये कहता है कि सारी कौम जो है वो जंग में, इंडिया के खिलाफ जंग में फौज के साथ खड़ी थी, लेकिन एक इंतशारी जमात थी जो उस वक्त भी इंतशार फैला रही थी, तो ऐसे माहौल में आप मुझे कि वो कैसे हम तैयार हों कि उनके साथ बात करें? फिर इनके ये भी साबित करें ना कि इनके पास इख्तियार है। अभी तक तो ये नहीं पता है कि इनके पास इख्तियार है। करें आप टेबल पर बैठेंगे तो फिर आपको पता चलेगा है या नहीं है। करो ना, टेबल पे तो तब बैठा जाएगा जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हमें पता चले कि वाकई ये सियासी लोग हैं, सियासी बात करना चाहते हैं। अभी तक तो ये साबित ही नहीं हुआ है। आप देखें जो पंजाब पुलिस कर रही है, अडियाला जेल के सामने कोई भी मुलाकात के लिए जाए और आपकी अदालतें बाकायदा इजाज़त देती हैं, उस पर भी वो अमल दरामद नहीं। ब्रेक लेते हैं। शगुफ्ता जुमानी साहबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी और कामरान अरशद साहब चेयरमैन एप्टमा वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते हैं, जानते हैं दोनों का मौक़िफ़ क्या है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से कबल हमने बताया था कि एक बड़े अहम और बड़े दिलचस्प लेकिन उसके साथ साथ कुछ परेशान कुन इशू पे हमने बात करनी है, वो है ख़वातीन की ख़रीदारी, वो भी उनके कपड़ों की ख़रीदारी यानी लिबास की ख़रीदारी। ये तो बात होती है और ये इल्ज़ामात लगते हैं कि जी जो ब्रांड्स हैं, स्पेशली जो डिज़ाइनर वेयर हैं, अदरवाइज़ भी कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हो गए और ख़ासतौर पे आप ब्रांड्स पे चले जाएं तो वो तो क़ुव्वत ख़रीद से कहीं आगे निकल चुके हैं। मैं एक डेटा देख रही थी तो उसमें ये आया था चीज़ें कि जो क़ुव्वत ख़रीद में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं होता। ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूँ ना इस्लामाबाद में रहते हुए, तो इस्लामाबाद में तो आपके पास ब्रांड्स के अलावा कोई ऑप्शंस है ही नहीं। आपने वहीं पर जाना है और वहाँ पर जो मिनिमम भी जो आपका ड्रेस है वो 15,000 और 20,000 से वो शुरू होता है। तो ये चीज़ें अफोर्डेबल नहीं है। लोग किस तरह से करें, कंपटीशन भी है ना एवरीथिंग, लेकिन डेफिनेटली दूसरी तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, उनके अपने इशूज़ हैं, उनकी अपनी कंप्लेंट्स हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। और जब हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया तो शगुफ्ता जुमानी साहिबा जो
के एमएनए हैं पीपल्स पार्टी की, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स प्रेसिडेंट विमेन, जो हमारे साथ अभी इस्लामाबाद में स्टूडियो में मौजूद भी हैं। उन्होंने ये मामला पार्लियामेंट में उठाया था और उससे हमने कहा कि ये इशू ऐसा है कि इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। तो शगुफ्ता जुमानी साहब, थैंक यू वेरी मच पार्लियामेंट में उठाने का भी और हमारे प्रोग्राम में आने का भी। अच्छा जी, जो दूसरी साइड का जो मौक़िफ़ है डेफिनेटली वो भी हमने सुनना है, उसको भी बैलेंस करना है। कामरान अरशद साहब जो कि चेयरमैन है एप्टमा के, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच कामरान अरशद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। पहले ज़रा प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है लेकिन डेफिनेटली डिटेल शगुफ्ता जुमानी साहिबे बताएंगी। ओवर टू यू मैम। देखिए, ईयरली आप देखें कि प्राइसेस में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लास्ट ईयर जो है जो सूट आपको 12,000 15,000 तक मिनिमम था। ये जो ब्रांड्स की मैंने बात की थी, पहली बात तो ये है कि हर जो घर से एक एग्ज़ाम पास करके आते हैं भी या नहीं आते हैं, वो एक अपने नाम से एक ब्रांड बना लेते हैं कि ये फारिग बैठे हुए हैं, चलो ये शुगल कर लेते हैं, ब्रांड्स बना लेते हैं। अच्छा, उन ब्रांड्स की जो कंपटीशन है उसमें ये लोग यकीनन इनकी आपस में गठजोड़ होगी, क्योंकि बगैर गठजोड़ के ये मामलात हल मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। किसका गठजोड़? टेक्सटाइल मिल्स का और डिज़ाइनर्स का। ठीक है, डिज़ाइनर्स का। तो अब जो लास्ट ईयर जो सूट 12 से 15,000 था, वो इस साल 18 से 20-22 इवन 36,000 तक पहुंच गया है। मैं आप कहेंगी तो मैं उन ब्रांड्स का नाम भी लूँगी कि एक दूसरे की कंपटीशन में अगर किसी का 18,000 का सूट है तो वो जी दूसरी ने तो उसको 22,000 रखना है। और हालात इस तरफ जो जा रहे हैं, अब कंपटीशन का दौर है। मैं आपकी इस बात को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ज़रा कामरान साहब की तरफ आऊँगी। कामरान साहब, ये जो बात उन्होंने की है ना कि डेफिनेटली ये गठजोड़ है। बाय द वे, मैंने कुछ डिज़ाइनर्स को अप्रोच किया था, मैं यहाँ पे नाम नहीं उनका लेना चाहती, जिनको किया है वो भी जानते हैं और अगर कोई जानना चाहेगा तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि आप किस सब्जेक्ट पर बात कर रही हैं। अगर आप लोगों को फटीचर कपड़े पहनने का शौक़ है तो आप लोग फटीचर पहने, नहीं अफोर्ड कर सकते मत आए हमारे आउटलेट्स पर, मगर हम इस इशू पर बात नहीं करेंगे। तो ये तो कामरान साहब का तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो कम अज़ कम इस इशू पे बात करने के लिए आए। कामरान साहब, योर टेक्स। वो कहती हैं कि ये डेफिनेटली गठजोड़ है, उसके बगैर कीमतों में इतना इजाफा नहीं हो सकता कपड़ों की। देखें, पाकिस्तान में ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले 2 सालों में बिजली का रेट 20-22 रुपए से उठ के 60-70 रुपए यूनिट तक गया। अब रेट नीचे आ रहा है, लेकिन जो डैमेज होना था वो गया हो। दूसरा, जो शरह सूद थी वो 8-9% से उठ के वो 22% तक गई, वो अब 11% पे आ गई। एक हेल्दी साइन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे चीज़ें पास ऑन कंज्यूमर को होंगी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। गैस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो नीचे नहीं आने लगी क्योंकि गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है कि उसने बिजली का ग्रिड बचाना है, ना कि गैस को। 43,000 मेगावाट मुल्क में लग चुका है, तो उसकी कॉस्ट अब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो फिर मैन्युफैक्चरर्स को पास ऑन होती है। मैन्युफैक्चरर्स वही चीज़ फिर आगे डाउन स्ट्रीम पास ऑन कर देते हैं। जाहिर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, रिटेल का तो कपड़े की हद तक ताल्लुक है कि कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाती है और फिर डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो कपड़ा ख़रीद के उस पर डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी करा के फिर अपने डिज़ाइंस करके उसकी टेलरिंग करके फिर वो उसे उस तरह मार्केट करते हैं। अब उधर अगर आप आज रिटेल एसोसिएशन वालों को भी बुला लेती तो शायद वो आपको इसका और मजीद मुस्बत जवाब देते। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि एक तो किराए बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं बड़े मॉल्स में। इसमें भी 2-3 सेगमेंट्स हैं। एक तो है आपके आम बाज़ार, जिस तरह सदर बाज़ार, फलाना बाज़ार, छोटे बड़े बाज़ार जहाँ पे हर किस्म की लॉनें मिलती हैं, लेडीज़ वेयर मिलती हैं, वहाँ पे प्राइसेस कुछ और हैं। एंड अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हाई स्ट्रीट्स कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, बड़े शहरों की हाई स्ट्रीट्स पे चली जाएं या अगर आप मॉल्स में चली जाएं तो वहाँ तो ज़ाहिर है ब्रांडेड रिटेलर्स हैं। अच्छा, अब उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो आम रिटेलर जो टैक्स नेट में नहीं है उसके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे, बिकॉज उन्होंने पिछले 15-20 सालों में अपना GST 2%, 9%, 12%, 15% और अब 18% पे जाते देखा है। सो इधर एक तफरक है। इधर एक है आपके वो रिटेलर्स जो ब्रांड नहीं चलाते, कपड़े की दुकानें चलाते हैं आम बाज़ारों में जो टैक्स नेट में नहीं है, और फिर दूसरे हैं जिन पे सारी गवर्नमेंट की शराइत
कवानीन लागू होती हैं जो टैक्स नेट में है, और उनका टैक्स ब्रैकेट भी बढ़ा दिया गया है जो कि उनके साथ ज्यादती है। तो जो कंप्लाइंट रिटेलर होता है या कंप्लाइंट ब्रांड होता है, उसे गवर्नमेंट की लेवीज, ड्यूटीज, टैक्सेस भी अदा करनी है, उसको कंप्लाई करना। तो जाहिर है एक नेचुरल फैक्टर है कि नहीं, वो आपकी बात ठीक है। मैंने इसीलिए आपको भी कहा कि ज़ाहिर प्रोग्राम बैलेंस करना है, दूसरी तरफ के भी कुछ इश्यूज होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगे, उनके इश्यूज होंगे। बट शगुफ्ता जुबानी साहबा ज़रा मुझे बताएं ना कि फिर तो देखिए, आपने मेरा सवाल था तो वो तो आपने पूछ लिया। मेरा भी सवाल यही है कि जहाँ पे आपको गवर्नमेंट रिलीफ देती है, ठीक है, रिलीफ देती है, तो क्या उसके असरात ग्राउंड पे आते हैं या नहीं आते हैं? अब ऐलान हो जाता है कि आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और रात 12 बजे तक उसका इतलाक हो जाएगा, ठीक है। रात को 12 बजे के बाद दूसरे दिन जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको जो 10 रुपए की चीज़ है वो आपको 15 से 20 रुपए में मिलेगी। लेकिन जहाँ बिजली की प्राइसेस कम हुई हैं, आप बिजली का बिल कम आने लगा है, तो उसका फ़ायदा आम शहरी को हुआ है या नहीं हुआ है? बात तो ये है ना, सोचने कीमतें बढ़ी भी तो कभी वापस आती नहीं है, कभी पाकिस्तान का वतीरा ही नहीं है। रमज़ान के महीने में आप देखें कीमतें बढ़ा देते हैं। जहां आप यूके चले जाएं तो वहां मुसलमानों के लिए कितना बड़ा रिलीफ होता है, बाकायदा उनके कॉर्नर्स अलग से बनते हैं कि जी ये मुसलमानों के रिलीफ। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में अगर कोई त्यौहार है तो बजाय रिलीफ देने के आप उन लोगों को निचोड़ के, उनकी सांस को घूट के आप उनसे डबल ट्रिपल ले लें। मसला ये है कि जैसे आपने कहा कि जी हमने बहुत से डिज़ाइनर से बात की, उन्होंने हमें कहा कि ये कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए कि उनकी मोनोपोली है, मार्केट पे उनकी मोनोपोली है। अब एक रिटेलर को जब वो देखें, एक तो इनके अपने आउटलेट्स हैं, महंगाई का दौर है, ये अगर सब कुछ करते हैं तो इनके आउटलेट्स तो लिमिटेड होने चाहिए ना। अगर महंगाई का दौर है तो आउटलेट्स आप देखें, हर इलाके में इनका एक एक आउटलेट है। इनकी प्राइस का तयन कौन करता है? सवाल ये है कि इनकी प्राइसेस का तयन कौन करता है? कोई रेगुलेटरी बॉडी है या नहीं है? रेगुलेटरी बॉडी है या नहीं है? अगर कोई एक डिज़ाइनर है तो क्या उसके पास कोई अथॉरिटी लेटर है कि वो कपड़े बना के मार्केट में बेचे? आम मार्केट में और इनके, ठीक है, इनको तो वाकई कोई परवाह नहीं है कि कोई ख़रीदता है या फटे पुराने क्यों का? हम भी इस माशरे का हिस्सा है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे डिज़ाइनर के कपड़े पहनूं, लेकिन एक दायरे कार में जहां मुझे 2 जोड़ों की ज़रूरत है वहां मैं एक भी 10 दफ़ा सोच के खरीदती हूँ। इस वक्त ये हालात है। बिल्कुल ठीक है। कमरान साहब ये बताएं, कोई रेगुलेटरी बॉडी ऐसी है जो रेगुलेट करे, जो बताए कि जी कितने % आपके अंदाजे के मुताबिक एक डिज़ाइनर वेयर हो गया या इवन ब्रांड्स हो गए, नॉर्मल ब्रांड्स जिनको वो डिज़ाइनर वेयर भी हम बात नहीं करते, हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं जो हर जगह है, हर एक की ख्वाहिश, कितने % वो मुनाफा ले रहे हैं, कितने % प्रॉफिट है? और कोई रेगुलेटरी बॉडी है कि आपने कीमतें बढ़ाई हैं तो क्या आपका तरीक़ाकार है, और अगर महंगाई कम हुई है या इंटरेस्ट रेट कम हुआ है या बिजली की कीमतें कम हुई हैं तो आप उसको वापस लेकर आएँ? देखिए, इसमें रेगुलेटरी बॉडी तो कोई भी नहीं है प्राइस कंट्रोल के लिए, और ना इसमें कोई ऐसी प्राइस कंट्रोल हो सकती है, बिकॉज सारी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ हैं। मसलन अगर कोई नाम ले लें, चले सना सफीनाज का जोड़ा हाई एंड होगा, एथनिक का लोअर एंड होगा, बाकी फिर बीच में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। तो हमें ये ज़हन में रखना है कि हमारा ऑफिशियल सेंसस में शायद हमारी 24 या 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये भी हम 28 या 30 करोड़ के हैं। तो अगर हर शहरी साल के 2 जोड़े एंड 2 जूते लेना शुरू करते हैं तो आप डिमांड का तखमीना सोचें कि वो डिमांड का तखमीना एक्चुअली क्या है। नंबर 1, पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया का 5वां या 6ठा सबसे बड़ा मुल्क है, सो डिमांड है। जो दुकानें हर जगह खुल रही हैं, चाहे एवरेज ब्रांड की हैं चाहे हाई प्रोफाइल ब्रांड की हैं, हर छोटे बड़े शहर में, वो तो एक पॉजिटिव साइन है डोमेस्टिक रिटेल के लिए। अब इस सारी रिटेल को टैक्स नेट में कैसे लाना है? वो इसीलिए बिकॉज जो जोड़े महंगे हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है जो टैक्स नेट में है। अब जो मॉल्स में जो किराए बढ़ रहे हैं उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो तो चंद लोगों के ही हाथ है। लेकिन अच्छा, जो मैं सॉरी कमरान साहब, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एक मिनिमम या मैक्सिमम आप कह लें, एक ड्रेस पे, एक आउटफिट पे कितने % प्रॉफिट है? देखिए, ये वेरी करता है। किसी के कर्जे ज़्यादा होंगे तो उसका नफ़ा कम होगा, किसी के कर्जे नहीं होंगे, किसी की कोई ज़्यादा एफिशिएंट होगा
तो उसका नफ़ा ज़्यादा होगा। ज़हन में आप ये भी तो रखें ना, जो वीडियोस आती हैं औरतें मुख्तलिफ ब्रांड्स के दरवाजे तोड़ रही हैं, वो औरतें ही होती है ना, तो मतलब डिमांड है। वो तब टूटते हैं जब सेल लगती है। सेल लगती है, जब सेल लगती है वही जोड़ा आप 18,000 से 22,000 का दे रहे हैं, और वही जोड़ा जब आप सेल में लेकर आते हैं तो वो तकरीबन जो है वो 5-6 हज़ार कम होता है, 3,000 4,000 कम होता है, या 1,000 भी कम हुआ तो 50% भी होता है, उसमें भी वो प्रॉफिट ले रहे हैं। 70% मतलब दे रहे हैं तो उसमें भी वो प्रॉफिट ले रहे हैं ना। तो बात वाज़ेह है कि अगर आप 50% सेल लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि अगर 50% सेल में है तो उस 50% जो आप ले रहे हैं कस्टमर से, उसमें भी तो आपको फायदा है ना, तभी तो आप 50% पे दे रहे हैं, अदरवाइज तो आप फ्री में तो नहीं बांटेंगे ना। कहीं ना कहीं आपको, आप ठीक है आप गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं है लेकिन आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, इत्तेहादी हैं, फिर कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट का रोल भी चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए इनके लिए इदारे हैं, इनके लिए इदारे हैं, मनमानी कर रहा है, हुकूमत की तरह। बिल्कुल, मैं आप अब जैसे ये कह रहे हैं कामरान साहब कि कोई प्राइस कंट्रोल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई बिजली के बिल कितने हैं? बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल है, इनके लिए तो कोई भी नहीं है ना, इनके लिए कोई नहीं है। आप करें, अगर आप इनकम टैक्स, एक सेकंड कामरान साहब कुछ कह रहे हैं। जी कामरान साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये जो जितने रिटेलर्स हैं, मैं तो खैर इधर पूरी टेक्सटाइल चेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमारे बहुत सारे टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं जो रिटेलर्स भी हैं, जिनकी लोग जो एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनकी लोकल रिटेल भी होती है। तो हमारे अपने एप्टमा में जो हमारे चेयरमैन नॉर्थ जोन है, वो रिटेल एसोसिएशन के सदर भी हैं, तो वो मुझे अक्सर बताते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स विंटर सेल या समर सेल से पहले एग्री करते हैं कि यार इस डेट से पहले सेल स्टार्ट करनी है, इस डेट से पहले सेल नहीं करनी। और मज़े की बात है, वो रिटेलर्स बंद कमरे में एग्री करके सबसे पहले उस दरवाजे से निकल के सेल लगा देते हैं। एंड अगर एग्री होता है 30% करनी है तो वो 40%, 50%, 60% सेल भी हो जाती है। ये मोनोपली है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये मोनोपली हो। यहाँ पर देखिए शगुफ्ता जमाली साहब, आपने इशू रेज किया, हमने आपको रिक्वेस्ट की, हमने आपको दावत दी, इस इशू को हमने हाईलाइट किया, बट ये इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल है कि और हुकूमत के साथ आप हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मेन इत्तेहादी हैं, अहम इत्तेहादी हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल होना चाहिए। एक और इशू है, अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें, एक और इशू है, आप जिस आउटलेट पे जाएं, जब आपने पैकिंग करा ली, बड़े ब्रांड्स की भी बात कर रही हूँ मैं, वो कहते हैं आखिर में कहते हैं जब आपने 25,000 की शॉपिंग कर ली, आपको चाहिए, बैग चाहिए, आपको बैग चाहिए, मतलब मैं हाथ में उठा के लेके जाऊँगा। मजे की बात क्या, चले मैं आई एम रेडी टू पे एंड आई एम रेडी टू परचेज, लेकिन मैं उनका ब्रांडेड बैग क्यों खरीदूँ? या तो आप एक ब्राउन बैग दें और आप कहें कि जी ये प्लेन है, आपकी मर्जी, आप ले, मैं उनकी प्रमोशन कर रही हूँ और पैसे मैं दे रही हूँ। कल मेरी बेटी मुझे कहने लगी, अम्मा तुम हर दफे जो है ना शॉपर पे लड़ती हो। वहाँ जो बंदे खड़े हुए थे वो भी मेरे साथ मिलके, उन्होंने कहा मैंने 50,000 रुपए की शॉपिंग की है, अब उससे ये पूछ रहा है कि आपको जो, अब सारे हम कपड़े हाथ में तो नहीं लेके जाएंगे ना, ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ। और ये एड्रेसेबल इशू है, इस पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर देखिए मेरी बात सुने, भाई ने जो बात की कि जी उनके ब्रांड्स वालों की जो शॉप्स हैं वो मॉल में चले जाइए, आम जो रिटेलर है, आम दुकानदार जो है, जब ये डिज़ाइनर उनके पास वो भी कपड़े बुक करवाते हैं ना, क्योंकि हर औरत जो है वो मॉल में तो नहीं जा सकती ना, जो उनके पुराने शॉप्स हैं वहाँ पे, तो ये रिटेलर जो हैं ये इनको पूरा बॉक्स देते हैं। अगर एक बॉक्स में 15 सूट्स हैं या 18 सूट्स हैं तो उन पे ये लागू होता है कि ये पूरा का पूरा सेट आपको लेना है। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि सब्जेक्ट ज्यादा वास्ट है। उसमें ये है कि 5 सूट आपके हिट हो गए, बाकी पीछे जो 5 सूट हैं, 5 सूट तो ऐसे चलो का दुकान निकल गए, लेकिन 5 सूट ऐसे हैं जो हिट नहीं हो रहे हैं, जो नहीं बिक रहे, वो 5 सूट उस दुकानदार के गले में पड़ जाते हैं। वो बेचारा मजबूर होता है कि कोई खरीद ले मुझसे। चले तो मैं कामरान साहब, मैं लास्ट कमेंट आपका लेना चाह रही हूँ, वन लाइनर, कि आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरह से रेगुलेट हो सकता है? कोई एडवाइस है आपकी सर? देखें, पहली तो बात यह है कि गवर्नमेंट को ना अपना टैक्स नेट बढ़ाना है, एंड जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है जिसकी वजह से खराबी आती है उसको नेट में लाएं, क्योंकि देखें जो तो है मॉल्स में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो पॉइंट ऑफ सेल के साथ कनेक्टेड है, सबसे ज्यादा ज्यादती उनके साथ होती है। और कभी कभार कोई रसीद मैच ना करे एफबीआर के रिकॉर्ड के साथ, तो एफबीआर बिना पूछे मतलब 500% प्रॉफिट भी वो कमाए और ज्यादती भी उन्हीं के साथ हो। और मजे की बात में नादिया, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक एडवर्टाइज आती है जी, ये जो है वो फलां डेट से फलां टाइम से जो है आप इसकी बुकिंग कराएं। जब वो टाइम आता है, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तो नीचे लिखा होगा आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। आप गवर्नमेंट हैं,
आपको ज़रूरत है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, इस इशू को आप रेस करें, ना सिर्फ रेस तो आपने कर दिया है, बस पे काम करें, कीमतों को रेगुलेट करें, इनको ज़रा किसी ना किसी उसमें लेकर आएँ ताकि जो है तकलीफ से हम और आप फ़ायदा उठाएं। थोड़ी आप ज़्यादा शॉपिंग कर लें और थोड़े अपने बजट में रहते हुए मैं ज़्यादा शॉपिंग कर लूँ। लेकिन वेरी ऑन लाइटर नोट, थैंक यू वेरी मच गुफ्ता जुमानी साहबा। मैं ये चाहूँगी और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इशू को यहाँ पे ख़त्म नहीं कीजिएगा, इसको लेकर चलिएगा। कमरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मोनोपोली है जिसको कोई ब्रेक करने को शायद तैयार नहीं है, और एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है कि हमने 25,000 का सूट लिया और हमने 50,000 का सूट लिया। मेरा ख्याल है ये एक बहसियत माशरा भी ये कोई मुनासिब अमल नहीं है, और अगर आपको जायज़ मुनाफा कमाना है तो आप ज़रूर कमाएं। और अगेन माजरत उन डिज़ाइनर से जिनको मेरे प्रोड्यूसर ने कॉल की और उनको कहा कि जी आपका दिल चाहता है तो आप फटीचर कपड़े पहने, आपको किसने कहा है कि आप ब्रांड पे पहने, और हम इस मामले पे नहीं बोलते, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है इसलिए आप इस मामले पे कुछ नहीं बोलते। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।